इसमें 9 नंबर में काम नहीं हुआ है। अच्छा। जी, ये कहना है, मतलब मुखिया लोग जब जीत जाता है तो कहता है कि हमको वहाँ से वोट कम मिला है। तो हमारे 9 नंबर में काम उसका नहीं हुआ है विकास। हम दिखाएंगे आपको जो कहाँ कहाँ उसका विकास रुका हुआ है, नहीं है, आपको दिखाएंगे हम। अगर पुराना को बदलेंगे हम लोग, सबका सोच हम लोग का वही है। किस बात जो पुराना हाँ, पुराना बदलेंगे, नया चेहरा लेके आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मीडिया चैनल पे। और हम पहुंचे हुए हैं रिजवानपुर पंचायत, कदवा प्रखंड के ये रिजवानपुर पंचायत जो है ये अंतिम छोर पे है इस प्रखंड का। और हम आज बात करेंगे विकास के विषय में, और जो मुखिया प्रत्याशी हैं शाकिर जी, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में आने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इन्होंने मुखिया के रूप में अपना पर्चा भरा है, और यहाँ की पब्लिक के बीच में इस विषय में भी देखा गया कि इसका जो पब्लिक का डिमांड से ये नॉमिनेशन फाइट किए हैं। और पब्लिक का मानना भी है कि हमारा जो मुखिया हो वो साकिब, छोटा साकिब भाई के नाम से हो। और इसी बीच में हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे विकास के विषय में, कि बनने के बाद ये क्या करेंगे, इसका पहला मैनिफेस्टो क्या होगा अपने पंचायत के लिए। तो हम मुखिया जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ मोहम्मद शाकिर रज़ा, ग्राम पंचायत राज रिजवानपुर के निवासी हैं। इस बार हम भावी मुखिया प्रत्याशी के तौर पे लोगों के बीच में आए हैं, नई उम्मीद, नई सोच के साथ। और ऐसे लोग प्यार से मुझे छोटा साकिर कहते हैं, चूँकि यहाँ जो प्रेजेंट मुखिया हैं उनका भी नाम शाकिर आलम है। इस वजह से लोगों ने खुद ब खुद मेरा नाम छोटा साकिर दिया है, तो ज़्यादातर लोग छोटा साकिर के नाम से जानते हैं। तो मुखिया जी, आप एक चीज़ बताइए कि आप जो राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे हैं, आपका इस पंचायत में आखिर आपको क्या लगा कि यहाँ के विकास को देख करके विकास नहीं हो रहा है, इस बात को सोच करके आप राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम रखे हैं, कि पब्लिक का सेवा का भावना आपके दिल में बहुत पहले से जगा हुआ था। देखिए, हम लोग जो है हमेशा स्टूडेंट लाइफ गुजारे और हमेशा गांव से अपना दूर। मेरा पढ़ाई जो है एकेडमिक सेशन चिल्ड्रन स्कूल में हुआ, उसके बाद हम वहां से चले गए नालंदा, और फिर वहां के बाद पटना में रहना हुआ। इंटर प्लस 2 वहाँ से किए, फिर इंजीनियरिंग करने के लिए हम चंडीगढ़ चले गए। इस बीच में बहुत जगह पे हम लोग काम किए, हर क्षेत्र में स्टूडेंट विंग में जुड़े। एक NGO है NSS कैंप करके, उसमें हम बहुत ज़्यादा सोशल वर्क किए। तो फिर हुआ क्या कि उसके बाद जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, जॉब में चले गए। जॉब के बाद सडनली जब हम 2018 के लास्ट में अपने गांव आए, तो उस वक्त एक NRC CA वगैरह का चल रहा था, उसको लेकर लोग बहुत पैनिक थे। पैनिक होने के कारण हम लोगों को दिलासा दे रहे थे, भरोसा दे रहे थे कि आप घबराइए मत, ये मत, वो मत। इस तरह से जब लोगों से जुड़ते गए तो मुझे लगा कि बाहर काम छोड़ के सबसे पहले हमारे अपने इलाके में सुरजापुरी बेल्ट में काम करने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो भी हमारे क्षेत्र के सोशल वर्क हैं जो बाहर करते हैं, वो सुरजापुरी बेल्ट में काम करें। बहुत ही ज़रूरत है यहाँ लोगों को। और रहा सवाल के चुनाव में आने का, तो जब उस वक्त हम लोगों से जुड़ते गए तो लोगों ने एक डिमांड किया कि आपके जैसे युवा, नई सोच, पढ़ा लिखा इंसान को जो है चुनाव लड़ना चाहिए मुखिया का। तो हमने कहा ठीक है, मुखिया का चुनाव तो हम लड़ लेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो भी है मेरे वालिद साहब का है, मेरे वालिद साहब मास्टर हैं। तो चूँकि चुनाव में आजकल खेल क्या हो रहा है, दारू है, पैसा है, एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है। तो हम कहे कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो लोगों ने उसका ये जवाब दिया कि आप खड़ा रहिए, चुनाव हम लोग लड़ेंगे, चेहरा आपका होगा और हम सब मिलके इंशाल्लाह जिताएंगे। पैसे बांटने वाले के प्रत्याशी के खिलाफ वोट करेंगे। तो वहाँ से हमें एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, लोगों की हमारी ज़रूरत है। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमने निर्णय ये लिया कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए
और दूसरी बात है कि शुरुआत में हमारे घर से भी लोग सहमत नहीं थे कि इतना पढ़ लिख के मैं ये मुखिया का चुनाव लड़ूं, लेकिन हमने एक ही जुमला इस्तेमाल किया कि अगर पढ़ लिख के आए हैं तो हमसे समाज को जहाँ तक कुछ भला हो सके वो मैं भलाई करूँगा, चाहे मैं सत्ता में रहूँ, सत्ता से बाहर रहूँ, पब्लिक जिस हाल में रखेगी मुझे मंजूर है। और हमने सिर्फ 2.5 साल में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा काम किया है, चाहे वो आप NRC CA को मुद्दा लें, फिर लॉकडाउन का मामला आया, वो भी नई चीज़ थी, उस वक्त भी लोग पैनिक थे, उस वक्त भी हमने बहुत काम किया है। और आप चैनल वाले घूम रहे थे उस वक्त भी शायद हमको देखे होंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ जो मूलभूत सुख सुविधा है, जैसे रोड का मामला है, तो सबसे पहला जो प्राथमिकता काम होगा मेरा वो रोड कनेक्टिविटी होगा। और इसलिए कि आज भी मेरे गांव में आप फ्रीली मेरे पंचायत में नहीं घूम सकते हैं, कहीं ना कहीं रोड डैमेज है, कहीं कटा हुआ है तो कोई ज्वाइंट नहीं हुआ, कोई बना तो दूसरा छोर नहीं बना। तो सबसे सर्वप्रथम मेरा कार्य होगा कि रोड को दुरुस्त करें, कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, टोले मोहल्लों को जोड़ें, मुख्य सड़क जो सालमाड़ी खुरुम से है। तो यानी आपका कहना है कि आप अगर जैसे ही जीत करके आते हैं तो आपका सबसे पहला उद्देश्य होगा कि जो रोड है उसको पक्कीकरण करना है, जो कच्चीकरण है उसमें पक्कीकरण करना है, जो सरकार का एक योजना चली है 7 निश्चय के तहत गली नली को तैयार करना, उस पर पूर्ण फोकस देना कि हर गांव में रोड को एक दूसरे रोड से जोड़ा जाए, यानी पक्कीकरण किया जाए। दूसरी बात यह है कि आपके पंचायत में जो ग्रामीणों को बहुत सारे, मैंने आगे की पंचायत में भी जानकारी प्राप्त की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब व्यक्ति हैं जिनको अभी तक कच्ची घर है और उसको सरकार के द्वारा जो मकान इंदिरा आवास मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें आपका क्या फोकस रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि इंदिरा आवास जिनको मिलना चाहिए, जिनको हकीकत में ज़रूरत है, उनको बहुत कम पैमाने पे इंदिरा आवास मिला है और इंदिरा आवास में घोर भ्रष्टाचारी हुआ है। और जिनको मिला भी है पूर्णतः सारे पैसे नहीं मिले हैं, उनको जो है किसी न किसी तरह से वो पैसा जो है कम दिया गया है, कहीं 30,000 का मामला है, कहीं 20,000 का है, ये सब है। लेकिन मैं जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि 2 चीज़ में मैं कभी भ्रष्टाचारी नहीं करूँगा। नंबर 1, कॉलोनी का जो पूर्ण किस्त है उनका अभी बिहार सरकार का 1,20,000 है, 18,000 मजदूरी के नाम पे है, 12,000 शौचालय अटैच है जो मुझे ज्ञात हुआ। तो 1.5 लाख रुपया जो अमाउंट बनता है मैं 100% कोशिश करूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि वो 1.5 लाख उनको लाभुक को मिलेगा। दूसरा, अनाज का मामला आता है जो गरीबों से सबसे ज़्यादा जुड़ता है। अनाज जो है नियमित रूप से हमारे पंचायत में नहीं बट रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या, इस महीने का माल उस महीने में, उस महीने का माल उस महीने में। मैं कोशिश करूंगा कि वो नियमित रूप से बंटवाऊं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट तो हमारा है नहीं, लेकिन मैं निगरानी में रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जनता को हर महीने माल मिल जाए। चलिए, और एक चीज़ की मैं आपको ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप इस विषय में अपने जनता के बीच में किस तरह विश्वास मत हासिल करते हैं। तो पहला बात ये है कि आप अगर बन के आते हैं तो सबसे पहला मुद्दा आपका है रोड कम्युनिकेटी, रोड को आप सबसे पहला नंबर पे रखे हैं। दूसरे में रखे हैं आप इंदिरा आवास को। तीसरा नंबर ये है कि जो हमारे यहाँ आपके पंचायत से जो मजदूर बाहर खटने के लिए जाते हैं और मनरेगा के तहत जो 100 दिन का रोजगार देने की जो गारंटी सरकार का दिशा निर्देश है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा का काम आप अपने पंचायत में किस रूप से विस्तृत करना चाहेंगे और रोजगार मुहैया कराना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक मुखिया प्रत्याशी हूँ और जहाँ तक मजदूर का प्लानिंग का बात है वो स्टेट लेवल का मसला है और दूसरा सेंट्रल लेवल का है। लेकिन पूर्णतः 100 दिन गारंटी योजना की मजदूर की बात जो है वो मैं दिलाऊंगा। अब तक जो लेबर कार्ड मुखिया अपने पास रख चुके हैं वो टोटल लेबर कार्ड मेरे मुखिया बनते ही पहला कलम कैबिनेट में जो चलेगा 13 मेंबर के साथ, वो लेबर कार्ड लेबरों के हाथ में होगा। और रहा कि लेबरों से काम करवा के उनका मजदूरी दिलवाना। लेकिन अभी जो मेरा मानना है और मैं जो लोगों से जो मुझे मिला है जानकारी, किसी भी लेबर को लेबर कार्ड नहीं मिला है। वो लेबर कार्ड किसके पास है, कहाँ है, किसी को पता नहीं। उनके अकाउंट में पैसा आता है, कौन निकालता है, वो किसी को पता नहीं है।
और ना ही हमारे यहाँ किसी को 100 दिन की मजदूरी दी गई है। कई बार हमने देखा है जो इलाके में घूमते हुए जो मनरेगा के तहत काम हुआ है वो कहीं दूसरे जगह के मजदूर ला के काम करते हैं। अब ये चीज़ है कि अगर मैं बनूंगा, मैं मुखिया अगर जीत जाता हूं, तो पूर्णतः लेबर को विश्वास करना पड़ेगा मुझ पे कि सबसे पहला काम लेबरों के लिए जो होगा वो उनका कार्ड उनके हाथ में दिया जाएगा और उनके थ्रू उनका काम करा के उनको पैसा दिलाया जाएगा। और जहाँ तक प्लानिंग के सवाल है जो आपने कहा कि प्लानिंग कर रहे हैं, तो कोयम्बटूर एक गाँव है, वहाँ के मैंने स्टडी किया है, नेट से ही किया है। तो 2-3 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा जिससे हम रोजगार अपने पंचायत में उत्सर्जन कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट लगा के या फिर मतलब पन बिजली लगवा के। ये मैं बनने के बाद कोशिश करूंगा कि इस दिशा में भी काम हो। जैसे लोग हमेशा 2-3 चीज़ों पे अटक जाते हैं, इंदिरा आवास है, राशन है। रोजगार भी मुहैया अपने पंचायत में अपने ग्रामीणों को देंगे। 100% कोशिश करेंगे और मेरी सोच है, मैं भी एक युवा बेरोजगार हूँ अब तक, और मैं इस चीज़ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। करवाने का इरादा है और एक आदर्श पंचायत के लिए जो जो काम किया जा सकता है आदर्श पंचायत बनाने के लिए वो काम मैं करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दुआ दिया तो मैं आदर्श पंचायत बना के ही रुकूंगा। और जो ही आदर्श पंचायत बनेगा तो हमारे पंचायत का बजट डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, आपसे जानकारी मिली। आप इस पंचायत के विषय में, यहाँ के ग्रामीणों के विषय में काफ़ी अच्छी सोच रखे हैं मुखिया जी। तो शिक्षा के विषय में आप किस तरह से शिक्षा को, यहाँ के व्यक्तियों में आप शिक्षा को लेकर के जागरूकता फैलाना चाहेंगे? आपके बनने के बाद शिक्षा में क्या बढ़ोतरी, किस हिसाब से आप शिक्षा को अपने नज़रिया से इसको विकास की ओर से, अगर आपकी पंचायत शिक्षित होता है तो आपके यहाँ विकास भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप शिक्षा में आपका क्या फोकस है? देखिए, शिक्षा में तो ये फोकस है, अभी हम लोगों को यही कह रहे हैं कि आप एक टाइम खाना कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि कल को वो अपने हक के लिए लड़ सके सरकार से। और जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक सरकार मुझे हक देगी नहीं। और अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है तो मैं कहूँगा कलम। कलम से बड़ी ताकत किसी चीज़ में नहीं है। और मेरे मुखिया बनने के बाद जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम में है तो मैं चाहूँगा कि जो टीचर शिक्षक आते हैं वो नियमित रूप से आएंगे, उनका मैं समय समय पर निरीक्षण करूँगा। और मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ में अब तक हूँ, समझिए बैचलर ही हूँ, तो मेरा फोकस रहेगा कि बहुत सारे एनजीओ इंजीनियरिंग वगैरह भी फ्री में बनवा रहे हैं जो स्कॉलर स्टूडेंट हैं, तो उन स्टूडेंटों को सही जगह पे भेजना। चूँकि मेरा एक बहुत बड़ा सर्कल है इंजीनियरिंग फील्ड में, और अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे, उस लायक होंगे, तो मैं उनको उनके मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। और व्यक्तिगत तौर पे मुझसे जो बनेगा उनके लिए मैं हर संभव मदद करूंगा। लेकिन एजुकेशन फर्स्ट है मेरा। एजुकेशन हर हाल में हर इंसान को लेना चाहिए और सारी गरीबी की जड़ एजुकेशन है। जिस दिन एजुकेशन आ गया गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगा। और कुछ नेता जो नारा लगाते हैं कि मैं आऊँगा गरीबी भगाऊंगा, ये ऐसा कुछ नहीं। ये जो है आज़ादी के बाद से ही नारा चल रहा और गरीबी अब तक वही है, अमीरी अपने जगह पे है। तो मेरा उस दिशा में नहीं, मैं ग्राउंड पे काम करना चाहूँगा और जितना एनजीओ का सहायता ले सकता हूँ मैं वो टोटल लूँगा और लोगों को हर संभव मदद करूँगा। हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासी को क्या कहना और क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों से मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि आपने 20 साल तक ऐसे लोगों को मौका दिया है जिनसे आप सही से बात नहीं कर पाए, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ आप जो हमेशा खुल के बात कर पाएंगे। और मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूं कि आपको हमारी ज़रूरत है, एक फ़ोन कॉल कीजिए, मैं आऊँगा। चाहे रात का दोपहर हो या दिन का दोपहर हो, मैं हर संभव आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात है कि जब तक आप एक शिक्षित उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे तब तक आपके हक के लिए कोई लड़ेगा नहीं। और हक के लिए लड़ने के लिए जानकारी होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जैसे कि जल जमाव का इतना बड़ा समस्या हमारे यहाँ, जो 2 स्विच गेट है बांध पर, उसको जब तक बड़े नाला से कनेक्ट नहीं किया जाएगा बरसात का पानी आएगा नहीं। उससे हजारों एकड़ फसल पिछले बार भी बर्बाद हुआ और इस बार भी हुआ, क्योंकि आज समय जो बारिश हुआ। तो उस दिशा में भी मुझे काम करना है। और अब जो है बिहार सरकार हेल्थ को भी राइट टू हेल्थ के तहत लेके आई है। हमारे पंचायत में एक हॉस्पिटल ऑलरेडी है, उसमें भी किसी कारणवश डॉक्टर नहीं आते हैं, लेकिन चाहे तो दूसरी हॉस्पिटल बनवाऊंगा मैं, या इसी हॉस्पिटल को मॉडिफाइड करके परमानेंट डॉक्टर का इंतज़ाम करूंगा। और इस विषय में मैंने कई बार विधायक जी से बोला है और एमपी साहब से भी बोला है, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हालांकि कोविड को लेके बहुत ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में उथल पुथल रहा, जो उस दिशा में काम नहीं हो पाया।
और हमने इलेक्शन से पहले, लड़ने से पहले बहुत सारे काम किए हैं। जबकि रोड नहीं मेरे अंदर आता, मैंने एक रोड बनवाया है बिजोल मौजा में, और कई जगह जो है वृद्धा पेंशन बनवाया कई लोगों का बगैर पैसा का, किसी तरह का उसमें कोई पैसा नहीं लिया है। और यही अपील करूंगा कि एक बार हमको लोग मौका दे, और अगर मैं उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरा तो दूसरी बार जरूर चुनाव लड़ूंगा, नहीं उतरा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो फिर से आप आगे राजनीति के क्षेत्र में आगे कदम रखेंगे? नहीं तो अगर नहीं, विपक्ष में भी रखेगा तो लड़ूंगा, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि उनके उम्मीदों पे खड़ा जब तक उतरूंगा तब तक लड़ूंगा। अच्छा। जिस दिन मेरा विरोध होना शुरू होगा फिर मैं राजनीति की दुनिया से चले जाऊंगा। आपका कहने का मतलब साफ साफ है कि जनता जिस दिन हमारी विरोध करेगी तो मैं उस दिन समझ जाऊंगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे और एक जनता से खास अपील मेरा यह है कि जितने ईमानदारी से मैं काम करना चाहता हूं या अब तक कर रहा हूं 2.5 साल से इस सोशल क्षेत्र में, जनता उतने ही ईमानदारी से वोट दे, पैसे के खिलाफ वोट करे, दारू के खिलाफ वोट करे। तो चलिए, धन्यवाद। मुखिया जी से मिल करके बहुत खुशी मिली। तो मुखिया जी का जो आपको जो छाप मिला है उस छाप का भी अपना लोगो दिखा रहे हैं। हमारा चिमनी भट्टा छाप है चलिए। जिसका क्रमांक संख्या 8 है, और लोगों से अपील है कि 29/11 दिन सोमवार को जाइए और 8 नंबर बटन को दबाकर भारी मतों से मुझे विजय बनाइए, ताकि आपके हक हुकूक के लिए मैं लड़ सकूं। धन्यवाद।